तो वन संबंधी योजनाएं, कार्यक्रम और संस्थाएं। तो कल हमने अध्ययन किया था प्रमुख उपयोगी वनस्पति औषधियाँ, और इसके बाद जड़ी बूटी संग्रह, विपणन और संरक्षण एवं शोध, वन संबंधी आंदोलन। और इसके बाद आज हम वन्य जीव संरक्षण, वन संबंधी योजनाएं, कार्यक्रम और संस्थाओं पर प्रकाश डालेंगे। तो राज्य में वनों के विकास के लिए कई योजनाएं, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कार्यक्रम, योजनाओं तथा संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। प्रथम संस्था की अगर बात करें तो मिश्रित वन खेती मॉडल। तो कोट मल्ला रुद्रप्रयाग निवासी जगत सिंह चौधरी जंगली, इनको जंगली के नाम से भी जाना जाता है, जगत सिंह चौधरी जी को, ने विगत 30 वर्षों की मेहनत से मिश्रित वन खेती का मॉडल तैयार किया है। उनका मानना है कि उत्तराखंड हिमालय सहित संपूर्ण देश ही नहीं अपितु विश्व के लिए मिश्रित वन खेतों को अपनाया जाना पारिस्थितिकी संतुलन, पर्यावरण संतुलन, जल संरक्षण के साथ साथ सतत आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। उनके इस सफल प्रयास के लिए आर्यभट्ट सम्मान 2006 से उनको सम्मानित किया गया था। तो मिश्रित वन खेती की अगर बात करें तो कोट मल्ला रुद्रप्रयाग के निवासी चौधरी सिंह चौधरी जी हैं। यह जो है कोट मल्ला रुद्रप्रयाग में रहने वाले एक व्यक्ति हैं, जगत सिंह चौधरी जी, और इनको जो है उत्तराखंड में जंगली के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने क्या किया कि 30 वर्षों की मेहनत से मिश्रित वन खेती का मॉडल तैयार किया है, और उनका मानना है कि उत्तराखंड हिमालय सहित संपूर्ण देश ही नहीं अभी तो विश्व के लिए मिश्रित वन खेतों को अपनाया जाना पारिस्थितिकी संतुलन, पर्यावरण संतुलन, जल संरक्षण के साथ साथ सतत आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। उनके सफल प्रयास के लिए आर्यभट्ट सम्मान 2006 से उनको सम्मानित किया गया था। और इसके बाद बात करते हैं वृक्ष मानव। वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध हमारे उत्तराखंड राज्य के विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी उत्तराखंड में वृक्ष विहीन पहाड़ों पर वृक्षारोपण करने के लिए विश्वेश्वर दत्त सकलानी वृक्ष मानव के नाम से जाने जाते हैं। वे इस कार्य को 1949 में कर रहे थे। अपना गांव अपना वन, यह योजना गांव को वनों से जोड़ने के लिए चलाई जा रही है। इसके तहत वन भूमियों से अतिक्रमण हटाकर उस पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि अपना गांव अपना वन, यह योजना जो है किसके लिए बनाई जा रही है। तो यह योजना गांवों को वनों से जोड़ने के लिए चलाई जा रही है, और इसके तहत वन भूमियों से अतिक्रमण हटाकर उस पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। बाकी नागरिक एवं स्वयं वन विकास योजना की अगर बात करें तो इस योजना के अंतर्गत नागरिक एवं स्वयं वनों को वन विभाग को हस्तांतरित करके उनका वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन किया जा रहा है। वन पंचायत, वनों के विकास और सुरक्षा के लिए राज्य में अब तक लगभग 12,168 वन पंचायतों का गठन किया जा चुका है। यानी वनों के विकास और सुरक्षा के लिए हमारे राज्य में लगभग 12,168 वन पंचायतों का गठन किया जा चुका है, जो कि लगभग 5.5 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र का संरक्षण कर रही हैं। बाकी बात करें राज्य में वन पंचायत ब्रिटिश काल 1931 से चली आ रही है। ये भी इम्पोर्टेंट है, राज्य में वन पंचायत व्यवस्था जो है कब से चली आ रही है। तो जो है वन पंचायत व्यवस्था जो है 1931 ये ब्रिटिश काल से चली आ रही है। पंचायतों को वनों का प्रबंधन और वन उत्पादनों के उपयोग का अधिकार है। ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायतों के बाद वन पंचायतें दूसरी ऐसी कानून संस्थाएं हैं जिन्हें गांव के सामूहिक विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार है। यानी ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायतों के बाद वन पंचायतें जो है दूसरी ऐसी कानून संस्थाएं हैं जिन्हें गांव के सामूहिक विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार है। यह देश में अपनी तरह की अकेली व्यवस्था है। नए कानून के अनुसार वन पंचायतों के कुल 9 सदस्यों में से 4 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। बाकी अभी हाल में वन पंचायतों में कुल सीटों का 50% महिलाओं हेतु आरक्षित करने की व्यवस्था भी की गई है। बाकी बात करते हैं नर्सरियों की अगर बात करें तो वृक्षारोपण की तकनीकी को उच्च स्तरीय बनाने के लिए राज्य में कई हाईटेक वन नर्सरियां स्थापित की गई हैं। 6 जनवरी 2006 को राज्य में
पौधरोपण नीति लागू किया गया। इस प्रकार पौधारोपण नीति लागू करने वाला यह देश का प्रथम राज्य हो गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि उत्तराखंड जो है देश का पहला पौधारोपण नीति लागू करने वाला राज्य बन गया है। बाकी दूधातोली लोक विकास संस्थान उफरैंखाल की अगर बात करें तो आज कई वर्षों से शिक्षक सच्चिदानंद भारती इस संस्था के माध्यम से उफरैंखाल पौड़ी में बरसाती पानी को जल तलैयाओं से रोककर बेकार चले जाने वाले पानी के अधिकतम सदुपयोग के प्रयास से में लगे हैं। उनके इस प्रयास से इस क्षेत्र में हरियाली तो बढ़ी ही है, साथ ही जल, जंगल और ज़मीन को भी पर्याप्त संरक्षण हुआ है और भूमि कटाव, बाढ़ आदि में भी कमी आई है। इको टास्क फोर्स की अगर बात करें तो इको टास्क फोर्स के अंतर्गत जो है भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया जाता है, जिसमें जो है वनीकरण में वृद्धि व वनों की सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में इस फोर्स का गठन 2008-2009 में किया गया था। तो इसमें जो है भूतपूर्व सैनिकों को रखा जाता है जो है वनीकरण के में वृद्धि और वनों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में इस फोर्स का गठन जो है 2008-9 में किया गया था। तो दोस्तों जो है जो इको टास्क फोर्स है उसमें जो है भूतपूर्व सैनिकों को रखा जाता है। इसमें जो है सैनिकों का टास्क ये रहता है कि एक स्थान पर जैसे ही वो जाते हैं तो वहाँ पर जब तक हरियाली नहीं छाती है तब तक वहाँ पर उस क्षेत्र को हरा भरा करना और करने की जिम्मेदारी उनको दी जाती है। तो इको टास्क फोर्स जो है 2008-9 में शुरू किया गया था। बाकी वन्य जीव एवं संरक्षण की अगर बात करें तो राज्य के प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र के रूप में सन 1935 में देहरादून में मोतीचूर वन्यजीव विहार, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोतीचूर वन्यजीव विहार जो है देहरादून में है, की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना जो है 1935 में की गई थी, जो 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को में समाहित हो गया। तो मोतीचूर जो वन्यजीव विहार था इसकी स्थापना 1935 में की गई थी और 1983 में यह जो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में समाहित हो गया था। इस समय वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्य जीव विहार हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान और कितने वन्य जीव विहार हैं। तो उत्तराखंड जो राज्य है इसमें 6 राष्ट्रीय उद्यान और 7 वन्य जीव विहार हैं। 4 संरक्षण आरक्षित उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान व 1 जैव सुरक्षित क्षेत्र है। बाकी राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करें तो कार्बी राष्ट्रीय उद्यान 1936 में राज्य के तत्कालीन गवर्नर सर हैली के नाम से स्थापित हैली राष्ट्रीय उद्यान भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो कार्बी राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी सन 1936 में हुई थी और जो है उस समय के सन 1936 ईस्वी में जो गवर्नर थे सर हैली के नाम से जो है इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो है पहले हैली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। और हैली राष्ट्रीय उद्यान भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है, लेकिन वर्ष 1957 में महान प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम एक बार पुनः बदलकर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है। तो इससे जो है कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। इसमें से जो है क्वेश्चन आ सकता है हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी 1936 में, रामगंगा नेशनल पार्क या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो कई प्रकार से कोई भी नाम दे सकता है। तो रामगंगा, हैली, कॉर्बेट, ये तीनों पार्कों का जो है सम्मिलित रूप से एक ही पार्क है ये कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और इसकी स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। और इसका जो है अगर क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 520.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का यह उद्यान पौड़ी और नैनीताल जिले में विस्तृत है।